दोस्तों, आज हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है और उससे बड़ा योगदान है उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने अपनी खोजों के माध्यम से हमें लगातार नई चीजों का अनुभव कराया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक, खगोलशास्त्री और गणितज्ञ के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अरस्तु के मॉडल को भी गलत साबित कर दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं निकोलस कोपरनिकस की। निकोलस कोपरनिकस का जन्म 19 फरवरी 1473 को पोलैंड में हुआ था। उनके पिता एक व्यापारी थे। जब वो 10 साल के हुए तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद निकोलस अपने मामा के साथ रहने लगे। कोपरनिकस के मामा का संपर्क पोलैंड के ख्याति प्राप्त लोगों से था, इसलिए उन्हें पढ़ाई में कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कोपरनिकस का ज्योतिष और गणित की तरफ रुझान बढ़ने लगा। उन्होंने 3 साल तक चिकित्सा और खगोलशास्त्र का अध्ययन भी किया। पांडवा विश्वविद्यालय से उन्होंने चिकित्सा और दर्शनशास्त्र में डिग्री प्राप्त की, पर उन्होंने अपना करियर खगोलशास्त्र में बनाया और 1499 में रोम विश्वविद्यालय में खगोलशास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। बाद में वे विश्वविद्यालय छोड़कर धर्म प्रचारक बन गए और 30 वर्ष की उम्र तक वे गणित का सहारा लेकर अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने और उन्हें पूरी तरह सही करने की कोशिश करते रहे। उनकी पुस्तक ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स का प्रकाशन उनकी मौत के बाद हुआ। उनके मन में इसे प्रकाशित करने की झिझक थी, पर उनके मित्र टिलमान गाइसियस ने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया। इस किताब को आधुनिक खगोलशास्त्र की शुरुआत भी माना जाता है। उनकी खोजों को विज्ञान जगत में मानक माना जाता है। उन्होंने यह निष्कर्ष बिना किसी यंत्र के उपयोग के बिना किए। वे घंटों नंगी आंखों से अंतरिक्ष को निहारा करते थे और गणितीय गणनाओं के द्वारा सही निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते थे। खगोलशास्त्री होने के साथ साथ कोपरनिकस गणितज्ञ, चिकित्सक, अनुवादक, कलाकार, न्यायाधीश, गवर्नर और अर्थशास्त्री भी थे। वे कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान भी रखते थे, जैसे लैटिन, जर्मन, पोलिश, ग्रीक और इटालियन भी। उनके अधिकतर शोध लैटिन भाषा में छपे हैं। निकोलस कोपरनिकस पहले यूरोपियन खगोलशास्त्री हैं जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर किया और हीलियोसेंट्रिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर सूर्य था। इससे पहले पूरा यूरोप अरस्तु के मॉडल पर विश्वास करता था, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी तथा सूर्य, तारे तथा दूसरे पिंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। कोपरनिकस ने इसका खंडन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द रेवोल्यूशंस में बताया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और 1 साल में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। कोपरनिकस ने तारों की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्लूटोनिक टेबल्स की रचना की, जो अन्य खगोलविदों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। कोपरनिकस ने अंतरिक्ष के बारे में 7 नियम भी बनाए हैं। पहला, सभी खगोलीय पिंड का एक निश्चित केंद्र नहीं होता। दूसरा, पृथ्वी का केंद्र ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, वह केवल गुरुत्व व चंद्रमा का केंद्र है। तीसरा, सभी खगोलीय तथा आकाशीय पिंड सूर्य के परित चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य सभी का केंद्र है। यह नियम सही नहीं है। चौथा, पृथ्वी की सूर्य से दूरी पृथ्वी की आकाश की सीमा से दूरी की तुलना में बहुत कम है। पांचवा, आकाश में हम जो भी गतियां देखते हैं वह दरअसल पृथ्वी की गति के कारण होता है। जो भी हम सूर्य की गति देखते हैं वह दरअसल पृथ्वी की गति होती है। सातवां, जो भी ग्रहों की गति हमें दिखाई देती है उसके पीछे भी पृथ्वी की गति ही जिम्मेदार होती है। विशेष बात यह है कि कोपरनिकस ने यह निष्कर्ष बिना किसी यंत्र के प्राप्त। बाद में जब गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया तो उनके निष्कर्षों की पुष्टि की गई। कोपरनिकस खगोलशास्त्री होने के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने मुद्रा के ऊपर शोध करते हुए ग्रेशम के प्रसिद्ध नियम को स्थापित किया, जिसके अनुसार खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। उन्होंने मुद्रा के संख्यात्मक सिद्धांत का फॉर्मूला दिया। कोपरनिकस के सुझावों से पोलैंड की सरकार को मुद्रा स्थायित्व में काफी मदद मिली। 1542 आते निकोलस एपोप्लेक्सी और पक्षाघात के शिकार हो गए और 24 मई 1543 को उनका निधन हो गया। उन्होंने बिना उपकरण और गणितीय गणना के आधार पर जो भी किया वो वाकई काबिले तारीफ है। शायद ये दुनिया उनके योगदान को कभी भुला ना पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।